नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये 1997 में आई थी और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो जैसे एक स्टैंडर्ड बन गई। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी किताब जिसने काफी लोगों को सोचने पर मजबूर किया। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं जिनसे हम इसके जो मुख्य आइडियाज़ हैं, इसका असर क्या रहा और हाँ, जो आलोचनाएं हुई हैं जी। उन पर भी बात करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि इसकी जो कोर फिलॉसफी है, जो माइंडसेट शिफ्ट की बात करती है, उसको समझें। बिल्कुल, और ये भी देखें कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी ये इतनी पॉपुलर क्यों बनी रही, खासकर पैसों को लेकर जो हमारी पारंपरिक सोच है उसको चैलेंज करने में। तो शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए, जो किताब का आधार है, रिच डैड और पुअर डैड का फर्क। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ उद्यमी सोच वाले रिच डैड और दूसरी तरफ वो पढ़े लिखे सुरक्षित नौकरी वाले पुअर डैड। एग्जैक्टली और यहीं से कियोसाकी दो अलग तरह के पैसों की दुनिया दिखाते हैं। एक जहां पैसा आपके लिए काम करता है और दूसरी जहां आप पैसे के लिए काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस आइडिया पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा फेमस हुआ, संपत्ति बनाम देनदारियां, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। हाँ, ये किताब का बिल्कुल मूल है। कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, देनदारी वो जो पैसा निकाले। सुनने में तो ये काफी सरल लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? जैसे अपना घर, कियोसाकी तो कहते हैं कि वो अक्सर देनदारी होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कियोसाकी के हिसाब से अगर आपके घर पर लोन है, आप टैक्स दे रहे हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है ना। हाँ, ये तो है। तो उस नजरिए से वो एक देनदारी है, भले ही उसकी कीमत शायद बढ़ रही हो। संपत्ति वो है जो आपको एक्टिवली पैसा कमा कर दे, रेगुलर इनकम, जैसे किराए पर दिया गया घर या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। अच्छा, तो ये सोच के लेवल पे फर्क है। आप चीजें जमा नहीं कर रहे हैं, आप इनकम सोर्स बना रहे हैं। बिल्कुल। अमीर लोग इसी कैश फ्लो जनरेट करने वाली संपत्ति को खरीदने पर फोकस करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग या गरीब लोग अक्सर देनदारियों को ही संपत्ति समझ लेते हैं। और इसी से जुड़ा है वो चूहा दौड़, रैट रेस का कॉन्सेप्ट। सही कहा ना। हाँ। बिल्कुल, वो एक अंतहीन चक्कर। पैसे के लिए काम करो, बिल भरो, थोड़ी सैलरी बढ़े तो खर्चे भी बढ़ा लो, और फिर और पैसे के लिए काम करो। मतलब कभी उस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाते। सही बात है। वित्तीय आजादी तो बहुत दूर की बात हो जाती है। कियोसाकी कहती हैं कि इस रेस से निकलने का तरीका है पैसिव इनकम। ऐसी संपत्ति बनाओ जो बिना आपके लगातार काम किए भी पैसा दे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदकर किराए पर दे दी, या कोई किताब लिखी जिससे रॉयल्टी आ रही है, या ऐसा बिजनेस बनाया जो आपके बिना भी चले। ये है पैसिव इनकम। तो इस दौड़ से निकलने हमारा ये संपत्ति बनाने के लिए कियोसाकी किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? पढ़ाई लिखाई पर तो उनका फोकस नहीं लगता। उनका मेन फोकस है फाइनेंशियल लिटरेसी पर, वित्तीय साक्षरता। वो मानती हैं कि हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो हमें पैसे मैनेज करना नहीं सिखाता। हाँ, ये बात तो कई लोग कहते हैं। उनके मुताबिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट की समझ, ये सब सीखना किसी डिग्री से ज्यादा जरूरी है अगर आपको अमीर बनना है। और वो सीखने के लिए काम करो वाला आइडिया। हाँ, वो भी। मतलब सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो। ऐसी जॉब्स चुनो जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सको, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप। ये स्किल्स बाद में आपको अपना बिजनेस बनाने या बेहतर निवेश करने में मदद करेंगे। मुझे ये बात हमेशा बड़ी दिलचस्प लगी है कि किताब टेक्निक से ज्यादा ना माइंडसेट पर फोकस करती है। बिल्कुल, यही तो इसका सार है। रिच डैड वाली मानसिकता है, रिस्क लो, गलतियों से सीखो, मौके पहचानो, मालिक की तरह सोचो। और पुअर डैड वाली सोच? वो है सुरक्षा ढूंढना, जॉब सिक्योरिटी, रिस्क से बचना, और वो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता वाली सोच। कियोसाकी कहती हैं कि आपकी सोच ही तय करती है कि आप फाइनेंशियली कहाँ पहुंचेंगे। अमीर बनने से पहले अमीर की तरह सोचना होगा। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो इस किताब की इतनी लोकप्रियता का राज क्या है? क्या खास बातें हैं इसमें? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है इसका सिंपल कहानी वाला अंदाज। दो पिताओं की कहानी के जरिए मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। पढ़ने में आसान है। दूसरा, ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है। पढ़ो, नौकरी करो, सेफ रहो, इस पर सवाल उठाती है, लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। और तीसरा? तीसरा, ये फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पर जोर देती है और एक तरह से एम्पावर करती है कि हाँ, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन इस पर आलोचनाएं भी तो कम नहीं है। बिल्कुल।
और वो जानना भी जरूरी है। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इसमें ठोस कैसे करें वाली सलाह कम है। ये माइंडसेट बदलने को तो कहती है, पर ठीक ठीक क्या करें, कहाँ निवेश करें, इसके स्टेप्स उतने क्लियर नहीं हैं। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल गाइड कम है। सही। और ये भी कि ये कियोसाकी के अपने अनुभवों पर आधारित है, जिनकी सच्चाई पर भी कई बार सवाल उठे। क्या रिच डैड सच में थे? अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और क्या ये मुश्किल आर्थिक चीजों को थोड़ा ज्यादा ही सरल नहीं बना देती, ओवर सिंप्लीफाई? हाँ, ये आलोचना भी आम है। दुनिया उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, और कुछ सलाह जैसे लोन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, वो सबके लिए खतरनाक भी हो सकता है। और रियल एस्टेट पर कुछ ज्यादा ही फोकस है शायद। हाँ, ये भी कहा जाता है। निवेश के और भी बहुत तरीके हैं। तो इन सब बातों के बावजूद इसका इतना असर क्यों रहा? देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये किताब लाखों लोगों के लिए ना पर्सनल फाइनेंस और शायद उद्यमिता की दुनिया में एक एंट्री पॉइंट बनी है, एक गेटवे ड्रग की तरह। अच्छा, मतलब इसने शुरुआत कराई। हाँ, इसने लोगों को पैसों के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया, सवाल पूछने पर उकसाया और फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत समझाई। भले ही आप इसकी हर बात से सहमत ना हो, इसने एक जरूरी बातचीत शुरू की। तो सार यह है कि रिच डैड पुअर डैड कोई डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है, बल्कि ये सोच बदलने का एक कैटलिस्ट है। बिल्कुल। ये कहती है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लो, सिर्फ सैलरी के लिए काम करना बंद करो और संपत्ति बनाने पर ध्यान दो। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ती है हाँ, कि भले ही इसकी रणनीतियां सबके लिए ना हो, लेकिन जो पारंपरिक सोच है, जॉब सिक्योरिटी, घर ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इन पर सवाल उठाना, जैसा ये किताब करती है, ये किसी के फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर को कैसे बदल सकता है। ये वाकई सोचने लायक सवाल है। ये दिखाता है कि माइंडसेट बदलना कितना जरूरी पहला कदम हो सकता है।